हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 पढ़ाने जा रहा हूं। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको वेस्पर थ्योरी के बारे में बहुत डिटेल से बताया था। मैंने आपको सारी डिटेल बताया था कि किस तरीके से हम लोग किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड कर सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल का ये पर्टिकुलर ज्योमेट्री होगा। वेस्पर थ्योरी का कुछ ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है वेस्पर थ्योरी का, कि ये थ्योरी सिंपल मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को तो एक्सप्लेन कर ले रहा है, लेकिन जहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो ये थ्योरी फेल हो जाता है। यही इसका एक ड्रॉबैक है वेस्पर थ्योरी का। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट में VBT कहते हैं। V का मतलब वैलेंस, B का मतलब बॉन्ड, T का मतलब थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं VBT थ्योरी के बारे में डिटेल स्टडी। सबसे पहले देखें कि VBT थ्योरी को किसने बताया था। तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछा गया है। तो इस थ्योरी को किसने बताया था? दो साइंटिस्ट ने बताया था। एक साइंटिस्ट का नाम हिटलर है और दूसरे साइंटिस्ट का नाम लंडन है। तो इस थ्योरी को किसने बताया था? हिटलर एंड लंडन, इन्होंने बताया था 1927 में इस थ्योरी को बताया था। इस थ्योरी को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका पर्पज क्या है? यह थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि सर्टेन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं और सर्टेन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, O2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, ये नेचर में पाए जाते हैं। यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है, तभी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे देखें तो दूसरे मॉलिक्यूल्स, जैसे अगर आप बात करते हो कि ये H3 मॉलिक्यूल क्या एग्जिस्ट करता है? क्या नहीं करता है। Cl3 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है? क्या नहीं करता है। Br3 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है? क्या नहीं करता है। जैसे अगर हीलियम के मॉलिक्यूल की बात करते हैं, क्या एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। नियॉन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो क्या एग्जिस्ट करते हैं? क्या नहीं। तो ये सब ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये थ्योरी ये बताता है कि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो क्यों करता है, और कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाता है तो क्यों नहीं कर पाता है। ठीक है ना। अब इसके रिगार्डिंग इन्होंने इस चीज़ को दो रिस्पेक्ट में बताया था। एक है इन टर्म ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन देखेंगे, और दूसरे जो तक कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे इन टर्म ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो आइए, इस थ्योरी में दो कॉन्सेप्ट बताया गया है और इन बातों को दो तरीके से समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। क्या? इन टर्म ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन और दूसरा इन टर्म ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। अच्छा, एक बात और यहाँ पे क्लियर हो रही है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि H2, Cl2, O2, N2, Br2 ये सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड बनता है, तभी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन H3, Cl3, Br3, हीलियम का मॉलिक्यूल, नियॉन का मॉलिक्यूल, आर्गन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? इनके बीच में जाहिर सी बात है कि बॉन्ड नहीं बनता होगा। अब आइए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, और पहला कॉन्सेप्ट जो है किसके रिस्पेक्ट में है? इन टर्म ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। तो आइए, ये पहला जो इसका कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ते हैं। और ये क्या है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन टर्म ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या कहता है? इस कॉन्सेप्ट में कहा गया है, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, कि जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो इनके बीच में दो तरीके के अट्रैक्शन फोर्स काम करते हैं। दो तरीके का इंटरेक्शन फोर्स काम करता है। एक तो अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है और दूसरा रिपल्सन का फोर्स काम करता है। तो अगर इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड बड़ा है रिपल्सिव फोर्स से, तो ऐसी कंडीशंस में आप देखोगे इनके बीच में बॉन्ड बन पाता है।
लेकिन अगर उल्टा हो गया, रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव फोर्स से बड़ा हो गया, तो बॉन्ड नहीं बन पाता, बॉन्ड वेनिश हो जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे अगर हम कॉमन सी बात करते हैं, तो कॉमन सी बात में आप क्या देखोगे कि जैसे आपकी किसी से फ्रेंडशिप होती है, तो आप देखते हो कि दो लोगों की थिंकिंग बिल्कुल एक जैसी कभी नहीं होती है। लेकिन फ्रेंडशिप कैसे होती है? अगर 10 बातें हैं, 10 बातों में से जो 7 बातें, 8 बातें, 9 बातें मैच करती है, 6 बातें मैच करती हैं, तभी जो आपके बीच में फ्रेंडशिप होती है। लेकिन फ्रेंडशिप किस कंडीशन में नहीं होगी? पता चला 7-8 बातें जो अपोजिट हो गई, केवल 1-2 बातें ही मैच कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो कभी भी फ्रेंडशिप नहीं हो पाएगा, कभी भी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी काम करता है, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्या करता है, इस कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ attractive forces between atoms greater than magnitude of repulsive forces between atoms, तो ऐसी कंडीशंस में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या देखोगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उनके बीच में, इसीलिए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर जब तक कंट्रास्टिंग बातें हो गई, ठीक अपोजिट बातें हो गई कि दो एटम्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्स से कम है, तो ऐसी कंडीशंस में उनके बीच में बॉन्ड नहीं बन पाता है और फिर मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर ठीक कंडीशन उल्टी हो गई कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन एटम्स, दो एटम के बीच में, स्मॉलर देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेज वर्क बिटवीन देम या बिटवीन टू एटम्स, तो ऐसी कंडीशंस में आप देखोगे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है। नॉट फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है? क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। नॉट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने क्या बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन टू एटम्स इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन टू एटम्स, तो ऐसी कंडीशंस में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर ठीक उल्टी कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द एटम्स आर स्मॉलर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन द एटम्स, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। अब मैं इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं, मैं 2 एग्जांपल लूंगा, 2 अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स लूंगा और एक हीलियम मॉलिक्यूल लूंगा, और हीलियम के मॉलिक्यूल्स में आपको दिखाऊंगा कि बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पाता है, हीलियम का मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। और दूसरा मैं बताऊंगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो कैसे एग्जिस्ट कर पाता है, उनके बीच में बॉन्ड कैसे बन पाता है। तो आइए इस बात को सीखना स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट टू लर्न हाउ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टेक प्लेस एंड हाउ द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस। ऐसा क्यों होता है, ये सारी बातें हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल है, मैं आपको बताने जा रहा हूं हीलियम का मॉलिक्यूल He2 मॉलिक्यूल यह एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसा हमने पहले ही आपको बताया, नॉट एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड क्यों नहीं बनता है
ये भी बात समझ में आ गई, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेज आर ग्रेटर एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्स अट्रैक्टिव फोर्सेज। इस वजह से अब ये हम लोग कैसे समझेंगे, हम जानते हैं कि अगर हीलियम का एक एटम देखें तो ये 2He4 होता है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर आप देख रहे हो कि 2 है एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये कितना होगा, 1s2 होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, साथ ही साथ आप देखोगे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सभी बच्चों को मालूम है। अगर हमारे पास हीलियम के 2 एटम्स हैं, हीलियम का एक एटम A मान लेता हूं और दूसरा एटम B मान लेता हूं, तो ये देखिए ये हीलियम का एक एटम है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये हीलियम का एक एटम है, ये एटम A मान लेता हूं और यहाँ पे जो प्रोटॉन है इस प्रोटॉन को प्लस प्लस 2 पॉजिटिव चार्ज से दिखाता हूँ, यानी कि 2 प्रोटॉन है। एक हीलियम का दूसरा एटम ये है, ये देखिए ये न्यूक्लियस है और इसमें 2 प्रोटॉन ये है और इसको मैं मानता हूँ कि B है। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि ये Ea इलेक्ट्रॉन है और इसका एक दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये कौन सा है, Ea इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। इसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन Eb टाइप का होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा होगा बेटा, ये भी Eb टाइप का होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आप देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन ए वाले एटम का ही पार्ट है, तो इन दोनों के बीच में एक ऑलरेडी पहले से अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो इस ओल्ड अट्रैक्शन फोर्स को मैं कंटिन्यूअस साइन से दिखा रहा हूँ, देखिए ये कंटिन्यूअस साइन से दिखा रहा हूँ, ब्लू कलर के लाइन से दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से आप देखो इसके और इसके बीच में जो था एक पहले से ही एक अट्रैक्शन का फोर्स पाया जाएगा, इसको मैं दिखा रहा हूँ एक ब्लू लाइन से दिखा रहा हूँ, कंटिन्यूअस लाइन से दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से B एटम हीलियम के प्रोटॉन न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में पहले से ही एक अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा और इस अट्रैक्शन के फोर्स को मैं कंटिन्यूअस लाइन से दिखा रहा हूं और आप देखो दोनों एरो साइन जो है एक दूसरे की तरफ है, यानी कि इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। और सेम प्रोसेस यहां पर भी पाया जाएगा कि इनके बीच में एक पुराना अट्रैक्शन का फोर्स पहले से काम करेगा, ये ओल्ड अट्रैक्शन का फोर्स है। लेकिन जैसे ही 2 हीलियम एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के नेबरिंग बन जाते हैं, पड़ोसी बन जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि पहले वाले एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा और ये अट्रैक्शन फोर्स होता है कैसा, जो है नया टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होगा। और इसी तरीके से जो था अगर हम लोग देखें तो दूसरे वाले जो था एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और पहले वाले एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है ना। ये अट्रैक्शन फोर्स हम कहेंगे न्यू अट्रैक्शन फोर्स और इस अट्रैक्शन फोर्स को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं। आप देखिएगा कि ये वाला अट्रैक्शन फोर्स ये इस तरीके से हो गया, इनके बीच में भी काम कर रहा है और इसी तरीके से जो था आप यहाँ पे देखो तो यहाँ भी जो था काम कर रहा है, ये देखिए, ठीक है ना। इसी तरीके से जो तो मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पर भी सेम तरीके का अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, दूसरे वाले एटम के न्यूक्लियस के प्रोटॉन और पहले वाले एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में एक नया अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। ये देखिए ये एक नया अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। ये देखिए जैसे कहा जाता है ना जनरल सोसाइटी में कि सभी लोगों को अपना बच्चा बहुत अच्छा लगता है और पड़ोसन बहुत अच्छी लगती है, अपनी पत्नी से ज़्यादा दूसरे की पत्नी खूबसूरत लगती है। तो बिल्कुल सेम टाइम यहाँ पर भी हो रहा है। क्या हो रहा है कि एक एटम है और ये दूसरा एटम है, जब एक दूसरे के नेबरिंग आते हैं, पड़ोसी होते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में इनके बीच में एक नया अट्रैक्शन का फोर्स काम करने लगता है ना। अब ये देखिए इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर भी एक क्या होगा, एक न्यू अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा अट्रैक्शन का फोर्स, रेड वाला जो है कैसा है, न्यू अट्रैक्शन फोर्स है और ब्लू वाला कैसा है, ये ओल्ड अट्रैक्शन का फोर्स है। ये बात आप समझेंगे। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स भी काम कर रहा है और रिपल्सिव फोर्स कैसे काम करता है, लाइक चार्जेस के बीच में जो है कैसे बेटा रिपल्सिव फोर्स काम करता है, नेचर होता है। आप देखो 2 पड़ोसी होते हैं, 2 मेल के बीच में कम पड़ता है या 2 फीमेल के बीच में कंपटीशन होती है, जेलस फीलिंग होती है, उनके बीच में कम पड़ता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर इसके और इसके बीच में देखें दोनों पे सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव, तो इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। दोनों का अप्रोच एक दूसरे के अपोजिट है,
है, आप देख रहे हो ना, हेड कैसा है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पर भी कैसा है, एक रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। फिर आप देखो यहाँ पर भी क्या है, एक रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है बेटा। तो आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्ट कि 3 रिपल्सिव फोर्स डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा 2 रिपल्सिव फोर्स और हैं। ये देखिए, पहले वाले एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसी तरीके से दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन और पहले वाले एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर 2 रिपल्सिव फोर्स आपको और दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक रिपल्सिव फोर्स ये देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये एक रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे और काम कर रहा है। तो अगर हम लोग इसमें देखें कि कितने जो था टोटल रिपल्सिव फोर्स है और कितने जो था टोटल अट्रैक्टिव फोर्स है, और अट्रैक्टिव फोर्स में हम लोग नए अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स इसको RF कहता हूँ और अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे मैं AF कहता हूँ, और अट्रैक्टिव फोर्स में हम लोग न्यू वाले अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बात करेंगे, याद रखिएगा। अब अगर रिपल्सिव फोर्स में कहूँ कि यहाँ पे कितने हैं, तो आप देखो 1 2 3 4 5 सारे ब्लैक वाले, तो ये कितने हो गए, ये 5 हैं। इसी तरीके से अगर मैं अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बात करता हूं तो अट्रैक्टिव फोर्स कितने होंगे, ये बात आप देखिएगा कितने होंगे। न्यू वाले अट्रैक्टिव फोर्स रेड कलर वाले 1 2 3 4, तो यहां पे कितने हो गए, 4 हो गए। तो अगर आप देखो रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड अधिक है कि नहीं, इसके नंबर्स अधिक है ना, 5 हैं, और अट्रैक्टिव फोर्स के नंबर कितने हैं, 4 हैं, कंपैरेटिवली कम हुआ। तो यानी कि कहने का मतलब है कि रिपल्सिव फोर्स इज ग्रेटर देन द अट्रैक्टिव फोर्स। इस वजह से इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड between helium atoms not occurs, और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आप देखोगे कि हीलियम का मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। हेंस He2 डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, एनर्जी के बेस पर मैंने बताया। अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल बताने जा रहा हूं, और वो सेकंड एग्जांपल किसके रिगार्डिंग है, मैं दिखाऊंगा कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट कर जाता है, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कैसे बन जाता होगा। तो जाहिर सी बात है, समझ में आ रहा होगा कि वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होगा, यही कारण होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन इस बात को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ये आइए हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, और ये सेकेंड एग्जांपल है H2 मॉलिक्यूल, और हम सभी लोग जानते हैं कि यह एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नेचर में पाया जाता है। हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक नंबर 1 और इसका मास नंबर 1 होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें केवल एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये क्या होगा बेटा, 1s1 आएगा। अब ये आप देखो कि जैसे मान लीजिए कि ये पहला हाइड्रोजन एटम है, इसको मैं मान लेता हूँ कि A वाला, और इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, और इसका इलेक्ट्रॉन मैं दिखाता हूँ कि इसका इलेक्ट्रॉन EA ऐसे है। फिर इसी तरीके से एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम उसका न्यूक्लियस ये है, इसमें एक प्रोटॉन है, इसको B मान लेता हूँ, और इसके इलेक्ट्रॉन को मैं देखिए इस तरीके से EB से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, और ये देखिए इसी का इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा, और ये ओल्ड अट्रैक्शन का फोर्स होगा। इसी तरीके से इसके और इसके बीच में भी एक अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा, और ये अट्रैक्शन का फोर्स ओल्ड अट्रैक्शन फोर्स है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन एक यहाँ पर नए तरीके का अट्रैक्शन फोर्स भी दिखाई देगा। जब दो नेबरिंग एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो एक के न्यूक्लियस का प्रोटॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा, और पहले वाले एटम का प्रोटॉन दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन शो करेगा।
अब ये देखिए कैसा अट्रैक्शन हुआ। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक नए तरीके का अट्रैक्शन फोर्स बन रहा है, जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक नए तरीके का रिलेशनशिप बन रहा है, एक नए तरीके का है ना रिलेशन बन रहा है, अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है, जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। अब ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं रिपल्सिव फोर्स की बात करता हूँ तो रिपल्सिव फोर्स भी है क्या यहाँ पर, तो दिखाई दे रहा है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे लाइक चार्जेज हैं, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये देखिए एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। फिर इस पे जो तो देखिए नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, सबको मालूम है। ये एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल में देखें अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स की बात करते हैं, तो ये देखिए मैं यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लिख रहा हूँ, और ये RF का मतलब रिपल्सिव फोर्स हो गया, AF का मतलब अट्रैक्शन का फोर्स हो गया। तो हम लोग नए वाले अट्रैक्शन फोर्स के बारे में देखेंगे, पुराने वाले के बारे में नहीं देखेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो नए वाला अट्रैक्शन फोर्स कितना है बेटा, यहाँ पे 2 ही है। और नए वाला जो था रिपल्सिव फोर्स कितना है, ये भी आप देखिए 2 ही है, दोनों 2 नंबर में है। ब्लैक वाला रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब अट्रैक्शन का फोर्स भी 2 है, रिपल्सिव फोर्स भी 2 है, तो अगर इस कॉन्सेप्ट से देखें तो समझ में आ रहा है नंबर के कॉन्सेप्ट से भाई एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का नंबर तो सेम है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अट्रैक्शन के फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है रिपल्सिव फोर्स से थोड़ा ज़्यादा होता है। ये बात कैसे है, हम ऐसे समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये मेरे पास जो तक कोई रोप है, कोई बॉडी है, और इसको 2 लोग अपनी तरफ से खींच रहे हैं, 2 गर्ल्स स्टूडेंट हैं और 2 बॉयज स्टूडेंट हैं। तो जनरली जो तक गर्ल्स स्टूडेंट कैसी होंगी, वीक होंगी, और बॉयज स्टूडेंट का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो जो बॉयज स्टूडेंट है उसको अपनी तरफ, वो भी 2 हैं और गर्ल्स स्टूडेंट भी 2 ही हैं, लेकिन बॉयज स्टूडेंट उसको अपनी तरफ जो तक खींच लेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रेंथ अधिक है, उनके अंदर ताकत ज़्यादा है, जबकि दोनों जगह 2 नंबर में ही थे। आया समझ में ना? जैसे आपने देखा होगा कि रस्सी खींच कंपटीशन होती है तो दोनों तरफ इक्वल नंबर होते हैं, लेकिन कोई एक ही अपनी तरफ रस्सी खींच पाता है। कौन खींच पाता है? जिसके अंदर ताकत ज़्यादा होता है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ रिपल्सिव फोर्स के मैग्नीट्यूड यानी कि रिपल्सिव फोर्स के स्ट्रेंथ से ज़्यादा होता है, अधिक होता है, इसलिए ये अधिक माना जाएगा। और ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, इनके बीच में फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है। तो ये देखिए, देयरफॉर इस कारण से फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, और जब इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है। तो हम कह सकते हैं हेंस H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, इस वजह से H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ये मैंने किसके बेस पे बताया? इन टर्म ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन बताया। अब मैं आपको इन टर्म ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप बताऊंगा। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में बताऊंगा। अब वीबीटी थ्योरी में एक सेकेंड कॉन्सेप्ट है, और ये सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है? इन टर्म ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। तो इन टर्म ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट है, ये देखिए, इन टर्म ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इसी को कहते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है कि जब 2 एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ कि एक एटम का ऑर्बिटल ऐसे है और दूसरे एटम का ऑर्बिटल ऐसे है, तो जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर, जैसे स्लाइडिंग वाला फ़ोन होता है ना, तो स्लाइडिंग वाला फ़ोन कैसा होता है? एक के ऊपर एक स्लाइड करता है। तो उसी तरीके से जब 2 एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऊपर कुछ हद तक होता है इस तरीके से ओवरलैप कर जाते हैं। तो अगर ये ओवरलैपिंग सक्सेसफुल होती है तो उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, फिर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर ये ओवरलैपिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, जिससे मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो एक बात ये समझ में आ रही है कि जो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल, ओजोन के मॉलिक्यूल, सब जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सब एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इनमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सक्सेसफुल होता होगा। और जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं जैसे H3, H4 मॉलिक्यूल्स, Cl3 के मॉलिक्यूल्स, हीलियम के मॉलिक्यूल्स, नियॉन के मॉलिक्यूल्स, आर्गन के मॉलिक्यूल्स, इनमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की क्या कंडीशन होती है जिसकी वजह से सक्सेसफुल होती है, और क्या नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो आइए देखते हैं। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की दो कंडीशंस होती है और दोनों कंडीशंस मस्ट बी फॉलोड। तो ये देखिए, टू कंडीशंस मस्ट बी फॉलोड, दो कंडीशन जरूर फॉलो होना चाहिए। पहली कंडीशंस क्या है कि जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो केवल उन्हीं के ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है जो हाफ फील्ड होते हैं। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहली बात, ऑर्बिटल्स ऑफ बोथ द एटम्स मस्ट बी हाफ फील्ड। ये कैसे होने चाहिए? हाफ फील्ड होने चाहिए, मस्ट बी हाफ फील्ड। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात, दोनों एटम्स के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। जैसे अगर एक एटम है उसके ऑर्बिटल में इस तरीके से स्पिन है तो दूसरे वाले में इस तरीके से स्पिन होना चाहिए। अगर एक को मैं कहूँ क्लॉकवाइज तो दूसरे को कहूँगा एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे के अपोजिट। जैसे अगर इसमें इस तरीके से हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, सीधा हो गया इस तरीके से, तो दूसरे वाले एटम के ऑर्बिटल में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये देखिए, दूसरी बात हम कह सकते हैं स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल ऑफ both atom must be opposite या कंट्रास्टिंग कह सकते हैं ऑफ ईच अदर। जैसे अगर किसी एक एटम के ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज है तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी अपोजिट, मस्ट मतलब जोर दे के कहा गया है, ऑफ ईच अदर। ये दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा और उन एग्जांपल्स में आपको दिखाऊंगा कि कैसे H2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, किस तरीके से हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाता है, किस तरीके से फ्लोरीन के मॉलिक्यूल, क्लोरीन के मॉलिक्यूल ये सब बन सकते हैं। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप देखिएगा, मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बताने जा रहा हूँ और ये बताने जा रहा हूँ कि ये H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। हम लोग सब लोग जानते हैं इसमें सक्सेसफुल ओवरलैपिंग होती है। अब कैसे सक्सेसफुल ओवरलैपिंग होती है? अगर हाइड्रोजन में हम लोग देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 1s1 हो जाएगा। अब आप देखो कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है, s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है, सबको मालूम है। ये इसका न्यूक्लियस हुआ। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, इस तरीके का स्पिन। ये फर्स्ट हाइड्रोजन एटम है, ये देखिए, ये फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, ये मैंने लिखा। अब एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है जो इसको अप्रोच करता है। उस हाइड्रोजन एटम में भी s ऑर्बिटल होगा जो कि स्फेरिकल शेप होता है। ये इसका न्यूक्लियस हुआ। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसे होगा, इसका जस्ट कंट्रास्टिंग होगा, अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को मैंने ऐसे दिखा दिया और पहले वाले में क्लॉकवाइज, दूसरे वाले में एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, साथ ही साथ दोनों में इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो यहाँ पे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सक्सेसफुल होगा। अब क्या आप देखोगे, ये देखिए, ये इस तरीके से हो गया, ये ऐसे हो गया, ये एक एटम का न्यूक्लियस है, दूसरे एटम का न्यूक्लियस, और यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई। इस वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से हाइड्रोजन के बीच में
आप देखोगे कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से मैं आपको कुछ दूसरे एग्जांपल्स दिखाऊंगा, जैसे HF मॉलिक्यूल का दिखाऊंगा। जैसे HF में होगा वैसे ही HCl, HBr, HI सभी में इसी तरीके का पैटर्न होगा। तो मैं आपको कुछ दूसरे एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखते हैं हम लोग दूसरे एग्जांपल्स। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन हैलाइड की बात करता हूं, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन के फ्लूराइड, हाइड्रोजन के क्लोराइड, हाइड्रोजन के ब्रोमाइड, सब में यही पैटर्न पाया जाएगा। तो सेकेंड एग्जांपल मैं बात करता हूं, ये देखिए जैसे HF, HCl, HBr, HI सभी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन आयोडीन सबके बीच में बॉन्ड बनता है। क्यों बॉन्ड बनता है? क्योंकि ऑर्बिटल का सक्सेसफुल ओवरलैपिंग होता है। जैसा आप जानते हो कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अभी हम लोगों ने देखा, तो 1s1 ऑर्बिटल होगा। यह हाइड्रोजन, जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूं HF मॉलिक्यूल का, तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 1 होगा। तो इसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो 1s1 होगा। अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, और जब एटॉमिक नंबर 9 होता है तो ऐसी कंडीशंस में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो 1s2, 2s2, 2p5 ये हो गया। अब पी सबस्टेंस में जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 5 इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं जरा देखिएगा। ये देखिए 2px1, सॉरी 2px2, 2py2 और 2pz1, ये देखिए, यानी कि 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल, जैसे p में देखिए ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, आपको दिखाई दे रहा है, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3। इसको मैं बोल देता हूं कि ये px ऑर्बिटल है, ये py ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल है। और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में दिखाता हूं तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए ये जो pz वाला ऑर्बिटल है ये कैसा है? अनपेयर्ड है, हाफ फील्ड है। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में ये वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये वाला पार्टिसिपेट करेगा। क्यों पार्टिसिपेट करेगा? क्योंकि इसमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसा ऑर्बिटल है जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब आइए हम लोग देखते हैं, यह हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होते हैं। यह हाइड्रोजन एटम है, ये देखिए, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। और फ्लोरीन में जो तब pz ऑर्बिटल का कैसा शेप होता है? डंबल शेप होता है। हम सभी लोग जानते हैं, px हो या py हो या pz ऑर्बिटल सबका डंबल शेप होता है, और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, है ना, डायरेक्शन में ही पाया जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में इसको मैं कैसे दिखाऊंगा? ये ऐसे दिखा दूंगा। ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? ये वाला जो ऑर्बिटल है 2pz है, और 2pz ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की कैसे होगी? ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिखाएंगे, अपोजिट स्पिन। देखिए ये भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक में क्लॉकवाइज है, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सक्सेसफुल ओवरलैपिंग होगा, और जब सक्सेसफुल ओवरलैपिंग होगा तो आप क्या देखोगे? ये इस तरीके से हो गया, यहाँ पे देखिए ये ऐसे हो गया। अब ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये सक्सेसफुल ओवरलैपिंग हो पा रहा है, दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि दोनों ऑर्बिटल हाफ फील्ड हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक दूसरे के अपोजिट है। इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है और HF का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से अगर मैं आपको अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल बताऊं तो अगला एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर, ये मैंने आपको 2 बताया था। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग देख सकते हैं, चाहे F2 का मॉलिक्यूल हो, Cl2 का मॉलिक्यूल हो, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल हो, आयोडीन का मॉलिक्यूल हो, ये मॉलिक्यूल्स भी इसी पैटर्न में एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपने देखा कि फ्लोरीन में pz ऑर्बिटल कैसा होता है? हाफ फील्ड होता है। तो क्लोरीन में भी pz ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है, ब्रोमीन में भी, आयोडीन में भी सेम पैटर्न पाया जाता है। तो अगर मैं आपको फ्लोरीन का दिखा देता हूं, जैसे फ्लोरीन का होगा वैसे क्लोरीन का भी होगा। तो ये देखिए, ये फ्लोरीन का एक ऑर्बिटल ये है, ये pz वाला है, ये आप देखो pz ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट फ्लोरीन एटम, ये फ्लोरीन एटम का pz ऑर्बिटल है।
और इसी तरीके से एक दूसरा pz ऑर्बिटल है, और ये दूसरा pz ऑर्बिटल किसका है? ये भी फ्लोरीन एटम का ही है और सेकेंड फ्लोरीन एटम का है। तो ये देखो pz ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड फ्लोरीन एटम। ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो अगर एक में इलेक्ट्रॉन, मैं दूसरे कलर के पेन से दिखा देता हूँ, अगर एक में इलेक्ट्रॉन, ये देखिए बेटा, ये इस तरीके से है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे वाले में भी इलेक्ट्रॉन किस तरीके से है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक दूसरे के अपोजिट है। अगर दोनों का एक दूसरे के अपोजिट है तो इनके बीच में ओवरलैपिंग की प्रोसेस होगी, सक्सेसफुल ओवरलैपिंग होगा। देखिए कैसे होगा, ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे। अब यहाँ पर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए इस तरीके से आ गए। तो यही कारण है कि आप देखेंगे कि फ्लोरीन एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि F2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। अब इस बेसिस पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और H3, H4, H5 मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे F2, Cl2, Br2, I2 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन Cl3, F3, I3 ऐसे मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? ये देखिए, जैसे F2 की बात करता हूं तो यहाँ पे दो फ्लोरीन में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, दोनों का स्पिन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये पेयर बना लिए, ये देख रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर लिए। तो अगर एक तीसरा एटम होता तो उसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता, उसके साथ पेयरिंग कौन करता? नहीं कर पाता। तो इस वजह से F3 मॉलिक्यूल है ना, Cl3 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की केस में मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की केस में H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। अब दोनों हाइड्रोजन एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हैं, दोनों का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों ने पेयर बना लिया। तो अगर कोई तीसरा या चौथा, पांचवा एटम आता तो किसके साथ पेयर बनाता? नहीं बना पाता। तो इस वजह से वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस तरीके से आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ये वीबीटी थ्योरी क्या बताता है कि क्यों कोई सर्टेन मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट करते हैं और कुछ दूसरे तरीके के मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। दो मैंने कॉन्सेप्ट दिया, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन, इसके बेस पर बताया, और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया? ऑर्बिटल का ओवरलैप कॉन्सेप्ट बताया। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप सभी बच्चों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर जूनियर, सीनियर, कलीग्स, रिलेटिव, सबके साथ शेयर कीजिए। और मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना जरूर न भूलें, ठीक है? और आप अपने पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।